सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। भैया आज हम पढ़ने वाले पाठ संख्या 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्वों को उनके गुणधर्मों के अनुसार वर्गीकरण करना जो होता है वह कहलाता है आवर्ती वर्गीकरण। तो हम पढ़ते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो यहाँ पर देखिएगा, यानी तत्वों को उनके गुणधर्मों के अनुसार क्या करते हैं, वर्गीकरण करने को हम आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। और इस आवर्ती वर्गीकरण की हम बात करें तो सबसे पहले क्या, सामान्यतः तत्वों को धातु और अधातु में बांटा गया। अब हम बात करते हैं तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। तो देखिए, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता, यानी तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब तक लगभग 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, यानी खोजे गए हैं। और इनमें से हम बात करें तो लगभग 94 जो तत्व हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं। और इन सब तत्वों का क्या है, एक साथ अध्ययन करना क्या है, संभव नहीं है। यानी अलग अलग अध्ययन करेंगे तो इसमें समय लगता है। तो फिर क्या हुआ, इन सभी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया। और ये जो प्रयास था इसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। तो यानी उनके गुणधर्मों के आधार पर बांटा गया। अब तत्वों की वर्गीकरण से संबंधित जो प्रयास थे विभिन्न समय पर अलग अलग हुए। प्रमुख जो प्रयास है उनकी बात करें तो कौन कौन से थे, तो उसमें देखिए सबसे पहला आपका आता है वो था डोबे-राइनर का वर्गीकरण। तो ये थे डोबे-राइनर का वर्गीकरण, सबसे पहला प्रयास था इसके बारे में। फिर जो दूसरा जो प्रयास था वो था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ये आपका था इसमें न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। उसके बाद में देखिए तीसरा जो दिया था वो था मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण। तो ये था मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे। और चौथा जो है वो कहलाता है आधुनिक वर्गीकरण। और आधुनिक वर्गीकरण में हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये तो विभिन्न प्रयास थे जो अलग अलग समय पर हुए। अब देखिए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डोबे-राइनर के वर्गीकरण की। तो डोबे-राइनर का जो वर्गीकरण था ये क्या था, इसके बारे में सीधे से इन्होंने बताया। सन 1817 में डोबे-राइनर जो एक जर्मन रसायनज्ञ थे, इन्होंने क्या किया कि समान गुणधर्म वाले तीन तत्वों के समूह बनाए और उसे क्या कहा, डोबे-राइनर, जिनको अब क्या कहते हैं, डोबे-राइनर त्रिक कहा जाता है। अब इन्होंने इसकी क्या विशेषता थी कि जब इस त्रिक के तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार लिखा जाता है तो क्या है, बीच वाला जो तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान है, अन्य दो तत्वों का औसत होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ पर Li, Na और K। तो Li लिथियम जो होता है इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो लगभग इसमें 6.9। सोडियम का जो होता है ये होता है 23.0। और जो आपका पोटेशियम है इसका होता है 39.0। तो यहाँ पर देखिए बीच वाला जो तत्व यानी कि ये 23, ये इन दोनों के जो है योग का क्या होता है, औसत होता है। तो ये था डोबे-राइनर त्रिक की विशेषता। तो डोबे-राइनर त्रिक का वर्गीकरण था उस समय जो ज्ञात तत्व थे उन पर ही था। तो लेकिन ये भी क्या रहा, इसकी कुछ सीमाएं थी। तो डोबे-राइनर के त्रिक की सीमाओं की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए डोबे-राइनर ने उस समय ज्ञात जो तत्व थे उनमें से केवल ये 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके। अतः ये जो वर्गीकरण की प्रणाली थी ये ज्यादा प्रचलित न हो पाई। फिर उसके बाद में अगला जो वर्गीकरण का प्रयास किया था वो थे कौन, न्यूलैंड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो देखिए न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत।
न्यूलैंड इन्होंने 1866 में ज्ञात जो उस समय जो ज्ञात तत्व थे उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। तो इन्होंने क्या पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म जो होते हैं वो पहले तत्व के समान होते हैं। और इसकी तुलना इन्होंने किससे की? संगीत के अष्टक से की। जिस प्रकार संगीत में क्या होता है 8वां स्वर वही आ जाता है, तो इसलिए इसे संगीत के स्वर से भी इन्होंने जोड़ा और इसे हम कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अब इसकी बात करें, जैसे हम उदाहरण के लिए देखें तो लिथियम जो होता है उसके समान गुणधर्म होते हैं। जो अगला जो आपका आता है किसमें होते हैं? सोडियम में होते हैं। तो ये क्या एक अष्टक सिद्धांत पर आधारित है, यानी 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान होते हैं। लेकिन इस न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं थी। अब उन सीमाओं की या हम कमियों की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला आता है कि ये सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। जो आपको दे रखी है कि अष्टक सिद्धांत क्या होता है? केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि इसके बाद के जो तत्व होते हैं 8वें तत्व के गुणधर्म है वो पहले के समान नहीं पाए गए। फिर दूसरा इन्होंने बताया कि न्यूलैंड के ने की कल्पना की कि उस केवल मात्र क्या है प्रकृति में 56 तत्व ही उपस्थित हैं और विद्यमान रहेंगे। लेकिन बाद में खोजों से पता चला कि अन्य कई तत्वों की खोज की गई और उनके जो गुणधर्म थे वो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। तीसरा जो बिंदु इन्होंने बताया, दूसरी जो इसकी कमियां थी वो ये थी कि इन्होंने क्या किया, अपनी जो सारणी थी उसको समंजित करने के लिए यानी तत्वों को स्थान देने के लिए इन्होंने क्या कहा कि कभी कभी असमान गुणधर्म वाले तत्वों को भी साथ रख दिया और कभी समान गुणधर्म वाले तत्वों को भी अलग इन्होंने रखा और ये सिद्धांत इस प्रकार अमान्य रहा। इसके बाद में चौथा इन्होंने बताया, देखिए चौथी जो इसकी कमी थी वो ये थी कि यह सिद्धांत केवल क्या होता है? हल्के तत्वों पर ही लागू होता है। और पांचवी जो इन्होंने बताया गया कि देखिए पांचवी हम बात करें तो उत्कृष्ट गैसों की खोज के पश्चात ये क्या है? अप्रासंगिक हो गया। तो इस प्रकार से इसकी ये 5 कमियां थी जो हम इसमें दर्शा सकते हैं।